विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मौर्यकालीन शासन प्रणाली के बारे में, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्यास, यानी मौर्यों के काल में प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक कुशल सेनानायक तथा विजेता ही नहीं था, बल्कि एक उच्च कोटि का शासक भी था। विदेशों सहित सभी भारतीय इतिहासकारों ने उसकी शासन व्यवस्था की सराहना की है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था और उसके उत्तराधिकारी अशोक ने उसमें कलिंग को शामिल करके और उसे विशालतम स्वरूप प्रदान किया। तो एक विशाल साम्राज्य को संचालित करने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका भी चुस्त दुरुस्त होना जरूरी था, और इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसमें देखने को मिलेगी जो मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही एक चीज़ ये भी है कि मध्यकालीन जो शासक हैं उन्होंने मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की अच्छाइयों को जानकर उसे अपनाया, और बाद में जब अंग्रेजों का शासन भारत में स्थापित हुआ तब भी उन्होंने मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था जो कि उस समय प्रचलित थी उसमें कुछ सुधार के साथ उसको लागू किया। और आज़ादी के बाद हमने जो है अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था को ही लागू किया अपने कुछ संशोधन के साथ में। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में इतनी विशेषताएं थी कि उसको जो है अभी तक जो है हमने अपना रखा है किसी न किसी रूप में। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख अंग राजा और मंत्री परिषद होते हैं। उसके बाद प्रांतीय शासन, यानी प्रांतीय गवर्नर कौन होते थे और कितने प्रांत उस समय थे। इसके बाद में ग्राम और नगर का प्रशासनिक व्यवस्था कौन संचालित कर रहा था। इसके अलावा गुप्तचर प्रणाली जो कि उस समय महत्वपूर्ण आवश्यकता थी शासन को संचालित करने के लिए। इसके अलावा न्याय व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था, यानी राज्य के आय के साधन क्या थे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी केंद्रीय प्रशासन के साथ। तो विद्यार्थियों, केंद्रीय प्रशासन में जो है राजा और उसके मंत्रिपरिषद शामिल है, और राजा का पद जो है सबसे सर्वोच्च होता था। और चंद्रगुप्त के शासन का जो स्वरूप है वह प्रबुद्ध राज्यतंत्र था। पूरी सत्ता राजा के अधीन थी, किंतु राजा का उद्देश्य प्रजा का अधिक से अधिक कल्याण करना था। प्रजा के कल्याण में ही राजा अपना हित समझता था। राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च कानून तथा सर्वोच्च सेनाध्यक्ष होता था, यानी न्यायिक, विधिक और सैनिक तीनों ही शक्तियां राजा के पास थी। राजाज्ञा सर्वोच्च होती थी। मध्य देश का प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रत्येक शासन में था। संभवतः ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ये मूल प्रदेश था और चंद्रगुप्त इसे अपने प्रत्येक शासन में रखने का निर्णय उसने लिया। शासन संचालन के लिए उसने मध्य देश के प्रमुख नगरों में महापात्र जो है नियुक्त कर रखे थे। ये महापात्र पाटलिपुत्र और कौशाम्बी जैसे नगरों में स्थित थे। प्राचीन भारत में विद्यार्थियों राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिनमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोषाध्यक्ष यानी कोष यानी खजाना, और सेना और मित्र, ये 7 चीजें शामिल हैं। इन्हीं के ऊपर राज्य आधारित था और इनमें सबसे प्रमुख स्थान था राजा का। इसीलिए कौटिल्य ने राजा की योग्यता के ऊपर विशेष महत्व दिया है। वह लिखता है कि वह ऊंचे कुल का हो, उसमें देवी बुद्धि और देवी शक्ति हो, वह गुरुजन की बात सुनने वाला हो, धार्मिक हो, सत्यभाषी हो, परस्पर विरोधी बातों से परे हो, उच्च लक्ष्य वाला हो, अति उत्साही हो, दीर्घ सूत्री नहीं हो, सामंत राजाओं को नियंत्रण में रखने वाला हो, दृढ़ बुद्धि हो, छोटी परिषद वाला न हो, तथा वह विनय अनुगामी हो, यानी विनयशील हो। तो यानी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में राजा की योग्यता के बारे में बताई है। राजा का जो कि व्यक्तिगत योग्यता का महत्व इसलिए भी था विद्यार्थियों कि प्रजा प्राय उसी का अनुगमन करती है, उसी का अनुसरण करती है। इसीलिए अर्थशास्त्र कहता है कि राजा का जो शील होता है वही प्रजा का भी होता है। यदि राजा उद्यमी यानी जो है कार्यशील और उन्नतिशील हो तो प्रजा भी उन्नतिशील होती है। यदि राजा प्रमादी हो, मनोरंजन में समय व्यतीत करता हो, तो प्रजा भी उसी प्रकार की हो जाती है। राजकार्य को जो है 2 कमेटियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला कार्यकारिणी, जिसमें राज्य के समस्त उच्च पदाधिकारियों
मंत्रियों, पुरोहितों, गुप्तचरों, राजदूतों आदि की नियुक्ति का विशेष उत्तरदायित्व राजा पर था। वह मंत्रिपरिषद को बुलाता और उसके साथ नीति निर्धारण करता था। गुप्तचरों द्वारा लाई गई संपूर्ण सूचनाओं को एकत्र करना भी उसी का काम था। राज्य के आय व्यय के जो खर्च है, ब्यौरा है, आखिरकार अंततः जो है अंततोगत्वा उसी के सामने प्रस्तुत किए जाते थे। राज्य का कोई भी विभाग विद्यार्थी ऐसा नहीं था जिस पर राजा का नियंत्रण नहीं हो। जनपद के समाहर्ता उसी के आदेशों के अनुसार शासन को संचालित करते थे। दूसरा उसका जो कार्य था वह था न्याय। विदेशी राजदूत जो है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज कहता है कि राजा अपनी राजसभा में बैठा दिन भर प्रजा के आवेदनों को सुना करता था और उन पर न्याय किया करता था। वहीं कौटिल्य भी कहता है कि राजा को चाहिए कि वह अपने आवेदकों को अधिक समय तक द्वार पर प्रतीक्षा करने का अवसर नहीं दें। जब वे आवेदकों के लिए अप्राप्य हो जाता है तो प्रजा में असंतोष बढ़ने लगता है। विद्यार्थियों, अगर आप समसामयिक घटनाक्रम में रुचि रखते हैं तो आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पर 1 महीने से लगभग किसान आंदोलन है और राजा तक उनकी पहुँच नहीं है। ऐसी स्थिति में जो है उस आंदोलन से जुड़े लोगों में असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए राजा को या जो भी संस्था का प्रमुख है उसे अप्राप्य नहीं होना चाहिए। उसकी पहुंच आम लोगों में, अपने संस्थान से जुड़े लोगों में होनी चाहिए, ऐसा कौटिल्य कहता है। इसके बाद अब बात हम करें मंत्रिपरिषद, तो राजा को सहायता देने के लिए कौटिल्य ने एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की थी। इस मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री हो उतना अच्छा माना जाता था, जितने ज़्यादा। ऐसा लगता है कि मंत्रिपरिषद का अधिवेशन दैनिक राज्य कार्य करने के लिए नहीं होता था, वह अत्यधिक जरूरी कार्यों के बारे में ही बुलाई जाती थी। और इस सभा की मंत्रणा जो है विद्यार्थियों बहुत गुप्त रखी जाती थी। मंत्रिपरिषद का निर्णय बहुमत से होता था, परंतु जरूरत पड़ने पर राजा मंत्रिपरिषद के बहुमत के खिलाफ भी कार्य कर सकता था। परिषद के सदस्य स्वयं राजा के द्वारा मनोनीत होते थे। अब हम बात करें मंत्री की, तो दैनिक कार्यों के लिए राजा ने कुछ मंत्री नियुक्त किए थे। ये मंत्री परिषद के सदस्यों से अलग थे और मंत्रियों की सलाह से ही संपूर्ण राज्य का शासन चलाया जाता था, क्योंकि विद्यार्थियों सारे काम तो राजा के लिए कर नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने शासन को संचालित करने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता पड़ती थी और समस्त उच्च पदाधिकारी भी इन्हीं मंत्रियों की सलाह से नियुक्त होते थे। राजदूतों और गुप्तचरों की नियुक्ति भी ये मंत्री राजा नियुक्ति में भी ये मंत्री राजा को सलाह परामर्श देते थे। इसके बाद हम बात करें समाहर्ता की, तो राज्य के जनपद जो है समाहर्ता नामक अमात्य के अधीन थे और उनका प्रमुख कार्य टैक्स वसूल करना था। और ये अनेक प्रकार के थे, जैसे शुल्क अध्यक्ष, व्यापार संबंधी करों को एकत्र करने वाला, पोतवा अध्यक्ष, तोल और माप की देखरेख करने वाला, सीता अध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, राजा की ओर से चलने वाले व्यवसायों के विभाग का अध्यक्ष, सूराध्यक्ष, शराब के निर्माण, क्रय विक्रय, प्रयोग आदि पर नियंत्रण कर रखने वाला अध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, नावाध्यक्ष, गोअध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, पण्य अध्यक्ष यानी बाजार पर नियंत्रण रखने वाला, लक्षण अध्यक्ष यानी मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने वाला, देवता अध्यक्ष यानी मंदिरों और पूजा की देखरेख करने वाला आदि अधिकारी काम करते थे। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भी होते थे और उनका उल्लेख कौटिल्य करता है, जैसे है सन्निधाता। यह विद्यार्थियों राज्य के अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। राज्य के आय व्यय के संपूर्ण ब्यौरे इसी के पास रहते थे। उसी के अनुसार वह राज्य की आर्थिक नीति निर्धारित करता था। इसके अधीन राज्य के अनेक पदाधिकारी जैसे कोषाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, पण्याध्यक्ष इत्यादि रहते थे। इसके अलावा सेनापति, तो मौर्य साम्राज्य में सेनापति का विशेष महत्व था। वह संधि विग्रह के प्रश्नों पर राजा को सलाह देता था और कौटिल्य कहता है कि सेनापति जो है संपूर्ण युद्ध विद्या तथा अस्त्र शस्त्र में पारंगत होना चाहिए। मौर्य राज्य की विशाल सेना के प्रबंध एवं देखरेख के लिए एक अलग सैनिक विभाग की आवश्यकता थी, जिसकी स्थापना अत्यंत कुशलतापूर्वक की गई थी। इस सैनिक विभाग का संगठन विद्यार्थियों 6 समितियों के द्वारा किया जाता था, जिसमें हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे, यानी 6×5 30 आप कहें तो कुल 30 जो है सदस्यों का सैन्य विभाग था। और ये 6 समितियां निम्न प्रकार थी: नौसेना, पदाति सेना, अश्व सेना, रथ सेना, गज सेना यानी हाथी सेना,
तथा सेना यातायात तथा युद्ध सामग्री वाहिनी समिति। तो ये 6 समितियां हुई जो सैन्य संचालन का दायित्व निभाती थी। और इसके अलावा जो प्रांतीय शासन की हम बात करें तो प्रांतीय शासन के अंतर्गत एक जो है उस समय की जो प्रांत है या क्षेत्रीय व्यवस्था है, तो मौर्य साम्राज्य में शासन की सुविधा के लिए उसे प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतीय शासन भी अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित था। राजधानी के जो पास के निकटवर्ती प्रांत थे उनका शासन तो स्वयं सम्राट की देखरेख में होता था, किंतु जो दूर के प्रांत है उनका शासन राजकुमार अथवा राजकुलीन व्यक्तियों द्वारा होता था। ये तो कहना कठिन है कि चंद्रगुप्त के साम्राज्य के प्रांत संख्या में कितने थे, किंतु उसके पौत्र अशोक के शासनकाल में संपूर्ण साम्राज्य निम्नलिखित 5 प्रांतों में बटा हुआ था। पहला उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा अवंतीपथ, राजधानी उज्जैनी, जिसका अभी का नाम है उज्जैन। तीसरा दक्षिणापथ, राजधानी स्वर्णगिरी। चौथा प्राच्य, राजधानी पाटलिपुत्र। पांचवा कलिंग और उसकी राजधानी थी तोशली। तो इसके अलावा हम बात करें तो ग्राम प्रशासन की, तो गांव भी प्रशासन की एक इकाई था। ग्रामिक इसका मुखिया था। गांव के वृद्ध और बड़े बड़े लोग उसके सहायक हुआ करते थे। 5 या 10 गांवों का प्रशासक गोप कहलाता था। गोप के ऊपर स्थानिक नामक अधिकारी होता था। यह जनपद के चतुर्थ भाग पर शासन करता था। गांव के रीति रिवाज राज्य के लिए मान्य होते थे। ग्रामीण जनता को अपनी स्थानीय शासन में जो है पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती थी। इसके बाद हम बात करें नगर प्रशासन की, तो चंद्रगुप्त का जो नगर प्रशासन है विद्यार्थियों में अपनी मौलिकता तथा विशेषता के लिए भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नगर शासन यानी म्यूनिसिपल शासन का पूरा विवरण हमें मेगास्थनीज के विवरण यानी इंडिका से प्राप्त होता है। साम्राज्य की राजधानी एवं प्रमुख नगर पाटलिपुत्र में शिल्पी, कलाकारों, विदेशियों, व्यापारियों आदि की भीड़ लगी रहती थी। मेगास्थनीज के अनुसार नगर के प्रबंध के लिए 5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी, जैसे शिल्पकला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य व्यवसाय समिति, वस्तु निरीक्षक समिति और कर समिति। इनका निर्माण किया गया था ताकि नगर का प्रशासन सुचारू रूप से चले। इसके बाद हम बात करें गुप्तचर प्रणाली की, तो मौर्य साम्राज्य में पुलिस राज का दबदबा छाया रहता था। साम्राज्य की दीवार गुप्तचर प्रणाली पर टिकी हुई थी। वास्तव में गुप्तचरों को हमेशा से विद्यार्थियों भारत में राजा की आंखें और कान माना जाता था। यानी राजा हर जगह तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके राज्य में कुछ घटनाक्रम घट रहा है तो गुप्तचर आंखें बनकर राजा को सूचनाएं पहुंचाते थे। और कौन लोग क्या बातें कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है, तो इसकी सूचनाएं वो गुप्तचर सुनते थे और राजा तक पहुंचाते थे। तो इसका मतलब वो राजा की आंखें और कान का काम करते थे। कौन? गुप्तचर। मौर्यों से पहले भी जो राज्य थे उनमें भी गुप्तचरों को जो है महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। और जो गुप्तचर है 2 प्रकार के, इसमें लगभग 5 प्रकार के गुप्तचर जो है अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। एक तो प्रमादी, जिन्हें देखकर ही जान पड़ता है कि वो गंभीर व्यक्ति नहीं है, लेकिन वास्तव में वो गुप्तचर होते थे और ऐसे ही फालतू व्यक्ति बनकर जो है सूचना इकट्ठा वो कर लेते थे। और दूसरा है ज्योतिषी, सामुद्रिक शास्त्री और अन्य लोग जिन पर जनता का विश्वास होता है। ये भी जनता से सूचना इकट्ठा करके गुप्त रूप से राजा तक पहुंचाते थे। इसके अलावा परिव्राजक यानी सन्यासी, जो सभी लोगों में घूमते फिरते हैं गांव-गांव और वे और सूचनाएं पहुंचाते थे। इसके अलावा वे लोग जिनका कृषि और व्यापार से सीधा संबंध होता है। इन 5 को जो है गुप्तचर कहा जा सकता है। और इसके अलावा दाइयों, रसोइयों, गणिकाओं यानी नृतकाएं और भिक्षुणियों को नियमित प्रशिक्षण देकर राज सेवा में इसी काम पर लगा दिया जाता था। और बहुत सारे पुलिस के पास भड़काने वाले जो है लोग, गुंडे और विष देने वाले व्यक्ति भी होते थे। तो ये गुप्तचर प्रणाली। न्याय व्यवस्था के बारे में हमने पूर्व में बात की थी कि राजा न्याय करता था और गांव और नगर और प्रांत के लेवल पर भी, स्तर पर भी न्याय करने वाली संगठन विद्यमान थे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी राजस्व व्यवस्था के बारे में। यानी मगध साम्राज्य इतना विशाल था तो शासन संचालन के लिए पर्याप्त धन भी खर्च होगा, प्रचुर धन खर्च होता था विद्यार्थियों,
तो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? तो उसके लिए कौटिल्य ने अनेक प्रकार के साधनों का उल्लेख किया है, यानी कर के आय के, राज्य की आय के साधन क्या थे। जैसे भूमि कर, तो साम्राज्य में दो प्रकार की भूमि थी, एक तो वह जो राजा के प्रत्यक्ष अधिकार में थी, दूसरी वह जो किसानों के पास थी। राज्य को अपनी प्रत्यक्ष भूमि से जो आय होती थी उसे सीता कहते थे। किसानों के अधीन भूमि की उपज से राज्य को जो कर मिलता था उसे भाग कहते थे। यह भाग उपज का 1/5 या 1/4 या 1/2 होता था। संपूर्ण राज्य राजा की संपत्ति समझा जाता था और किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भूमि पर अधिकार नहीं था। दूसरा है आयात निर्यात कर। चंद्रगुप्त के समय में देश की व्यापारिक स्थिति अच्छी थी, अतः आयात और निर्यात दोनों प्रकार की सामग्री पर कर लगाए जाते थे। साधारणतः आयात 20% या 20% होता था आयात कर। बिक्री कर, यानी कोई भी वस्तु अपने उत्पत्ति स्थान पर बेची अथवा खरीदी नहीं जा सकती थी। सबसे पहले उसे शुल्काध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया जाता था और वो उस पर चुंगी 5 से 6.25% अथवा 9 से 1/12% की दर से लगाई जाती थी और फिर वो बाजार में बिकने जाती थी। राज्य के व्यापार से विद्यार्थियों बहुत सी आय राज्य को होती थी। कुछ व्यापार व्यवसाय ऐसे थे जो पूरी तरह राज्य के अधिकार में थे। इनमें खान, नमक, मदिरा, हथियार और मुद्रा प्रमुख है। इनसे राज्य को भारी आय होती थी, परंतु कभी कभी राज्य कुछ व्यक्तियों को शुल्क लेकर इन वस्तुओं के व्यवसाय की विशेष आज्ञा भी दे देता था। अभी भी होता है कि आप देखते होंगे कि लीज पर जो है सरकार जो है 99 साल के लिए या किसी साल के लिए लोगों को खाने दे देता है, जिससे वो अपना जो है व्यापार करते थे, लेकिन जमीनें किसकी हैं? वो सरकार की। निष्कर्ष रूप से विद्यार्थियों सारांश में भी कह सकते हैं कि मौर्यों की सरकार पैतृक सरकार थी। इस संबंध में सम्राट अशोक के विचार उल्लेखनीय है। अशोक ने कहा है कि सभी लोग मेरी संतान है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान सभी प्रकार के सुख वैभव का आनंद ले, ठीक वैसे ही मेरी कामना है कि मेरी प्रजा भी उन्हीं सुखों से संपन्न हो। एक अन्य स्थान पर उसने पुनः कहा है कि मैंने समस्त राज्य में प्रजा के सुख की चिंता करने वाले प्रशासकों व कर्मचारियों की नियुक्ति की है। राष्ट्र संबंधी इस आदर्श से पढ़कर और भला क्या आदर्श हो सकता है। डॉक्टर के.एम. पणिक्कर का मत है कि अर्थशास्त्र में जिन राजस्व पद्धति का वर्णन मिलता है वे विलुप्त नहीं हो गई है, अपितु उसमें वर्तमान भारतीय पद्धति का सार रूप देखा जा सकता है। उसी पद्धति को अंग्रेजों ने भारत में अपनाया और परिष्कृत रूप दिया था। तो इस प्रकार जो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था है उसके बारे में हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य जो है एक जन कल्याणकारी साम्राज्य था और चंद्रगुप्त और अशोक उन दोनों ने ही जन कल्याणकारी कार्यों में अत्यधिक रुचि ली और प्रजा हितैषी राज्य के आदर्श को चरितार्थ करने का उन्होंने प्रयास भी किया। अनेक सार्वजनिक कल्याण योजनाओं की जानकारी हमें उनके समय में मिलती है विद्यार्थियों, जैसे सड़कों, अस्पतालों, विश्राम गृहों, मंदिरों, शैक्षिक संस्थाओं, नहरों, कुओं आदि का निर्माण राजकीय प्रयासों से किया जाता था। प्रशासन का एक विभाग जो है राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य सड़कों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव करता था। अलग अलग प्रकार की सड़कों की चौड़ाई के नियम निर्धारित थे और साथ ही पूरे जो है मेगस्थनीज और कौटिल्य दोनों से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय जनगणना का एक स्थायी विभाग था और जन्म मृत्यु पंजिका में पंजीकरण किया जाता था। और संभवतः विद्यार्थियों जन्म मृत्यु पंजीकरण का विश्व में ये पहला उदाहरण है। और इसके अलावा व्यक्तियों पशुओं दोनों के लिए उन्होंने चिकित्सालय खोले थे, जहाँ पर जो है कई रोगों के विशेषज्ञ वैद्य और चिकित्सक नियुक्त थे। और आकस्मिक संकटों जैसे रोग, महामारी, अग्नि, अकाल, बाढ़ आदि से रक्षा के लिए भी सरकार की ओर से प्रबंध था। विद्यार्थी अभी भी हम कोविड महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, तो उस समय भी महामारियां फैलती थी और उसका प्रबंध जो है सरकार के द्वारा ही किया जाता था। तो मौर्यों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि भारत के इतिहास में उन्होंने न केवल पहली बार एक विशाल तथा एकीकृत साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि इस साम्राज्य को एक सुव्यवस्थित, कार्यकुशल तथा लोक कल्याणकारी प्रशासन भी प्रदान करने का प्रशंसनीय प्रयास किया। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री के अनुसार भारत में सबसे पहले मौर्य साम्राज्य ने ही विशाल रूप से प्रशासकीय केंद्रीकरण का प्रयत्न किया, किंतु ये केंद्रीकरण आधुनिक केंद्रीकरण के समान नहीं था, जिसमें निर्ममता से नीति का एकीकरण होता है और सुनियोजित ढंग से तथा पूर्ण रूपेण
स्थानीय स्वायत्ता और उपक्रम का हनन कर दिया जाता है। यानी जो है ये उल्लेखनीय है कि शासन पद्धति के मामले में मौर्य नरेश परंपरावादी नहीं थे। उन्होंने साहस के साथ प्राचीन परंपराओं का परित्याग कर नई लीकों का निर्माण किया। अशोक ने इस प्रशासन को धम्म केंद्रित बनाकर विद्यार्थियों विश्व के सामने एक अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया। उसके प्रशासन में न्याय और दान का ऐसा सुंदर सामंजस्य था जो हमें अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता है। मैं सोचती हूँ कि मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था आपको निश्चित रूप से समझ में आएंगी। आपके कोई सुझाव है तो सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।